नितिन का चयन असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर नैनीताल हो गया था। गस्टेड पोस्ट थी, इसलिए परिवार में खुशी का माहौल था। मित्रगण भी बधाई देने आ रहे थे। सब कुछ सही था, पर नितिन थोड़ा अपसेट था। कारण यह था कि वह पहाड़ों पर रहना पसंद नहीं करता था। नितिन के पापा ने उसे उदास देखकर उससे पूछा, क्यों परेशान हो बेटा? क्या यह नौकरी पसंद नहीं है या नैनीताल पसंद नहीं है? पापा, मेरी नियुक्ति नैनीताल नहीं, नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर मौसम कार्यालय में हुई है। मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, जहाँ खूब चहल पहल, आप लोग हैं, मेरे मित्र लोग हैं, और नैनीताल का मौसम तो आप जानते ही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ती है वहाँ। ठंड में तो अक्सर बीमार पड़ जाता हूँ मैं, आपको मालूम है। वहाँ बिल्कुल मेरा मन नहीं लगने वाला। मैंने मालूम किया है कि कार्यालय में महज 7-8 लोग काम करते हैं, और वह भी 5 बजे घर चले जाते हैं। वहाँ मैं पक्का बोर होने वाला हूँ पापा। देखो बेटा, ऐसी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होता है। एक बार जाकर देखो, अगर ठीक ना लगे तो नौकरी मत करना। ठीक है, मैं वहां जाकर देखूंगा, पर अगर सही नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। बिना मन के नितिन नैनीताल आ गया। कहाँ दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी, चारों ओर बस और गाड़ियों का शोर, और कहाँ नैनीताल से उसके कार्यालय को जाने वाली सड़क। लग रहा था कर्फ्यू लगा हुआ है। कहीं एक आध वाहन या पैदल चलते लोग दिखाई दे रहे थे। चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष थे। मौसम विभाग एक पहाड़ी पर स्थित था। कार्यालय के चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। लॉन में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कार्यालय के कर्मचारी दिन का स्वागत करने के लिए बाहर आ गए। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी पहाड़ी के थे। सबने नितिन का स्वागत किया और अपना परिचय दिया। उनमें से एक, जो 50 साल की उम्र के थे, उन्होंने अपना परिचय देते हुए बताया, मेरा नाम सोमनाथ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है। आपको अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, अगर रात बिरात कोई आवश्यकता हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरा ऑफिस है। अभी तो 10 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है। ऑफिस के पीछे आपके रहने का इंतजाम है। 2 हवादार कमरे हैं, ड्राइंग रूम कम डाइनिंग रूम है। कुछ ही दिनों में आप दिल्ली को भूल जाएंगे। यहाँ वहाँ की तरह न तो भीड़ भाड़ है, न ट्रैफिक का शोर, और न किसी तरह का प्रदूषण। शांत प्राकृतिक वातावरण है। यह सब तो ठीक है सोमनाथ जी, लेकिन यहाँ मनोरंजन और खाने पीने की कोई व्यवस्था है क्या? मुझे तो चाय के सिवा कुछ बनाना आता नहीं है ना साहब? पर अभी नहीं है। नेगी नाम का लड़का है, बड़ा अच्छा खाना बनाता है। शाह साहब के यहाँ वही खाना बनाता था। शाह साहब चले गए तो वह भी चला गया अपने गांव। अब उससे संदेशा भिजवा देंगे, हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। और मनोरंजन के लिए पूरी मौसम लेबोरेटरी है और टेलीविजन है, सारे चैनल आते हैं इसमें। लेकिन सोमनाथ जी, क्या 10 दिन में उपवास रखूंगा? नहीं साहब, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो देखिए, नीचे आपके ड्राइवर रावत का घर है। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वहां रहता है। उनसे कहेंगे कुछ दिनों में आपकी खाने का इंतजाम कर देंगे। पहले भी 1-2 बार ऐसा ही हुआ है। रावत एक्स आर्मी मिलिट्री है, मिलिट्री में भी गाड़ी चलाता था। 18-19 साल की उसकी बेटी है, बड़ी होशियार है। गेस्ट हाउस की केयर टेकर भी है। रावत ने हाथ जोड़कर नितिन को प्रणाम किया और बोला, साहब जी, हम लोग के होते हुए आप यही समझिए कि आप अपने परिवार में हैं। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रात 9 बजे के लगभग नितिन बाहर गार्डन में घूम रहा था तो उसने देखा रावत की लड़की टिफिन लेकर घर में चली गई। थोड़ी देर बाद नितिन भी घर में घुसा। नितिन को देखते ही वह लड़की थोड़ा तेज स्वर में बोली, अरे अरे, कौन है आप? कैसे घुसे ले आ रहे हैं अंदर? तुम रावत की बेटी हो ना? खाना वहां रख दो।
और अब तुम जाओ, रात काफी हो चुकी है। अरे माफ कीजिएगा साहब, पहले जितने भी साहब देखे मोटे ताजे और 40-50 साल के थे, इसलिए आपको देखकर पहचान ही नहीं पाई। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। कम उम्र की वजह से मैं अफसर लगता ही नहीं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम शिखा है। अब सुबह फूल लेकर आऊंगी। इस फ्लावर पॉट में रोज नए फूल लगाना, यहाँ की व्यवस्था देखना, ये सब हमारा ही काम है। सुबह उठकर से ड्राइंग रूम से खटर पटर की आवाज आ रही थी। वह समझ गया कि शिखा ही होगी। नितिन बाहर आया तो उसने देखा शिखा फ्लावर पॉट में फूल लगा रही थी। नितिन को देखकर उसने नमस्ते की। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। लगता है तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। तुम पढ़ती हो? नहीं साहब, पढ़ना लिखना तो कब का छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। लगता है कि तुम काफी पढ़ी लिखी हो। बात ऐसी है साहब कि शाहिद साहब से पहले यहाँ 3-4 साल ममता मैम साहब रही थी। वह बहुत ही अच्छी थी। उन्हें जब भी मौका मिलता हमें पढ़ाती थी। हमारे लिए अंग्रेजी और दूसरे विषयों की बहुत सी किताबें भी उन्होंने हमें ला कर दी। वह मुझे लेबोरेटरी में ले जाती थी और यूनिवर्स के बारे में बहुत सी बातें बताती थी। ये सब उन्हीं से सीखा है हमने, वरना हम तो केवल जूनियर हाई स्कूल तक पढ़े हैं। मन तो था आगे पढ़े, पर फिर ऐसा हो ना सका। अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो समझ लो तुम्हारी ममता मान लौट आई। मैं तुम्हें ढेर सारी पुस्तकें लाकर दूंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे हाथ और गर्दन पर ये नील के निशान कैसे हैं? अरे अरे कुछ नहीं साहब, पेड़ पर चढ़ते हैं ना, वहीं डालियों के निशान लग जाते हैं। शिखा अपने निशानों को छुपाते हुए बोली। नितिन समझ गया कि शिखा उससे कुछ छुपा रही है। 10 बजे के लगभग नितिन ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आया। उसने देखा रावत गाड़ी को साफ कर रहा था। नितिन उसके पास आया और बोला, रावत, तुम्हारी पत्नी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। साहब जी, वो तो कुछ भी नहीं बनाती, सिर्फ हुक्म चलाती है। खाना तो सिर्फ शिखा बेटिया ने बनाया है। बहुत मेहनती बच्ची है, हर वक्त कुछ न कुछ काम करती ही रहती है। एक हफ्ते में नितिन सभी कर्मचारियों का स्वभाव उसे अच्छा लगने लगा। काम में उसका मन भी लगने लगा और वहां का प्राकृतिक वातावरण भी उसे बहुत पसंद आया। नितिन ने रविवार को रावत को बता दिया कि 11 बजे नैनीताल चलना है। उसने 3-4 बार रावत के मोबाइल पर फोन किया, पर रावत नहीं उठा। नितिन तैयार हो चुका था, इसलिए वह स्वयं ही रावत के घर की ओर चल दिया। ऊपर से रावत का बरामदा और पीछे का चौक दिखाई देता था। अचानक नितिन ने कुछ ऐसा देखा कि उसके कदम ठिठक गए। जो वह देख रहा था उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। चौक में शिखा की मां शिखा को बुरी तरह से मार रही थी और जब थक गई तो उसने शिखा के दोनों हाथ पीछे कसकर पकड़ लिए और बेटे से कहा, मार इस डायन को। इसके बाद शिखा का भाई शिखा के गालों पर बुरी तरह से चाटे बरसाने लगा। यह दृश्य नितिन की कल्पना से परे था। वह सोचने लगा, एक माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है और एक छोटा भाई अपनी दीदी पर हाथ कैसे उठा सकता है। नितिन का रोया रोया खड़ा हो गया। क्रोध से उसकी मुट्ठियां बिछ गईं। उसके मन ने कहा, तुरंत जाकर इस अनाचार को मिटा दे। उसका खून खौल रहा था, पर वह रुक गया। दूसरे का मामला था, इसलिए उसने जोर जोर से रावत को आवाज लगाना शुरू कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि माँ बेटे ने तुरंत ही शिखा को मारना बंद कर दिया। लड़के ने शर्ट डाली और गेट खोलकर बाहर आया। उस ढीठ लड़के की आंखों में सुअर का बाल था। जरा भी इस बात का मलाल नहीं था कि वह क्या अत्याचार करके अंदर से आ रहा है। नितिन को नमस्ते करता हुआ बोला, साहब, बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, आज वह काम पर नहीं आएंगे। ठीक है, जरा शिखा को बाहर भेजो। थोड़ा सा घबराकर वह लड़का सफेद झूठ बोला, साहब, दीदी सो रही है, रविवार को देर तक सोती है, आप मुझे ही बता दीजिए क्या काम है। गाड़ी की चाबी लाकर मुझे दो, नैनीताल जाना है, जाओ। थोड़ी देर बाद लड़के ने चाबी लाकर नितिन को पकड़ा दी। अगले रोज सुबह नितिन सोच रहा था कि शायद शिखा आज नहीं आएगी, लेकिन उसने देखा शिखा आ रही थी।
उसकी चाल थोड़ी सी ढीली थी। उसके चेहरे पे जो भाव आ रहे थे वह चाहती थी कि वह भाव ना आए। नितिन ने शिखा से पूछा, कुछ हुआ है क्या? आज उदास सी लग रही हो। अरे नहीं नहीं, हमें क्या हुआ है साहब, हम तो वैसे ही भले चंगे हैं। नितिन ने देखा शिखा के गाल सूजे हुए थे। वह समझ गया कि कल जो उसने निशान शिखा के शरीर पर देखे थे वह भी माँ और भाई के अत्याचारों के निशान थे। मन ही मन उसने सोचा, कितना अत्याचार सह रही है यह बच्ची, फिर भी चेहरे पर शिकन नहीं आने दे रही। नितिन का दिल उसके लिए सहानुभूति से भर गया। उसने बात बदलते हुए कहा, कल तुम्हारे पापा की तबीयत खराब थी, क्या हो गया था उन्हें? अब कैसे हैं? अब कैसी तबीयत है? जी वो क्या था, बापू को बुखार हो गया था, अब ठीक हैं, आज ड्यूटी पर भी आएंगे। अच्छा शिखा, कल मैं नैनीताल गया था, वहां से तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाया था, जाते समय लेकर जाना। नितिन ने ड्राइंग रूम की मेज पर 4 पुस्तकें रख दी थी और कहा, देखो पढ़ लोगी ना इन पुस्तकों को? हाँ साहब, पढ़ लूंगी, जाते समय लेती जाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा, जरा ऊपर की किताब पर क्या लिखा है बताना। नितिन जानना चाहता था कि वह सच में पढ़ सकती है कि नहीं। इस पर लिखा है साहब, अत्याचार। नहीं शिखा, अत्याचार तो इसका नाम है। इसकी टैग लाइन बताओ, यानी जो नीचे लिखा हुआ वो पढ़ के बताओ। इस पर है, अत्याचार सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अत्याचार करने वाला। बिल्कुल ठीक पढ़ा तुमने। अब मुझे विश्वास है कि तुम किताबें पढ़ सकती हो। वैसे तुम पर तो कोई अत्याचार नहीं करता ना? अगर कोई करता है तो मुझे बता देना। अच्छा एक बात और बताओ, कल तुम्हारा भाई चाबी देने आया था, बिल्कुल आवारा लग रहा था। कितना छोटा है वह तुमसे, क्या पढ़ता नहीं है? वो राजू, वह मुझसे 3 साल छोटा है। और साहब, पढ़ने का तो यह है कि यहाँ से 8 कोस से पहले कोई भी स्कूल नहीं है। यहाँ तो बस 8वीं कक्षा तक का स्कूल है। वह तो शायद उसने पास ही कर लिया है। शायद? वह तुम्हारा भाई है, उसके बारे में तुम्हें ठीक से पता नहीं? ठीक से याद नहीं साहब, मैं उससे पूछकर आपको बता दूंगी। नितिन ने मन ही मन सोचा, बड़ा रहस्यमयी परिवार है। परिवार, यही तो मैं मिस कर रहा हूँ। एक मेरा परिवार है जहाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक शिखा का परिवार है। कितना अंतर है दोनों में। साहब क्या बोले आप, परिवार मिस कर रहे हैं? हाँ, सही सुना तुमने। तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास बापू, माँ, भाई तीनों हैं। माँ तुम्हें ढेर सारा प्यार करती होगी, भाई पर तुम हुक्म चलाती होगी, और बापू तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करते होंगे। शिखा के चेहरे पर उदासी छा गई। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में गर्दन हिला दी। अंदर ही अंदर उसका मन रो उठा। शिखा फ्लावर पॉट पे फूल लगाकर तेजी से रोती हुई घर की ओर भाग गई। ऑफिस में नितिन ने इस बात का जिक्र सोमनाथ बाबू से किया कि कैसे रावत को बताने के बावजूद भी वह रविवार को नहीं आया, और कहलवा दिया कि उसकी तबीयत खराब है। सोमनाथ बाबू ने नितिन को बताया, साहब यही उसकी एक कमी है, जब शराब पी लेता है तो वह काफ़ी समय के लिए बेकार हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। शनिवार की रात उसने बहुत शराब पी होगी, इसलिए रविवार को काम पर नहीं आया। इसी के चलते उसे मिलिट्री की सर्विस से निकाल दिया गया था। एक रविवार को नितिन सुबह के समय गाउन पहनकर बगिया में घूम रहा था कि उसने अचानक देखा रावत के बरामदे में कोई गुड़ी मुड़ी बना लेटा हुआ है। उसे आश्चर्य हुआ, इतनी ठंड में कौन हो सकता है? वह थोड़ा और निकट गया तो उसने देखा बाहर बिना किसी बिस्तर के शिखा लेटी हुई थी। ठंड के मारे वह 6 का आंकड़ा बन गई थी। नितिन की क्रोध की सीमा नहीं रही। उसे भगवान पर गुस्सा आया। उसने मन ही मन कहा, क्या बिगाड़ा है इस बच्ची ने तुम्हारा, जो इतना कष्ट दे रहे हो इस लड़की को? गुस्से में नितिन रावत का दरवाजा खटखटाना ही चाहता था कि कुछ सोचकर वह रुक गया। उसने अपने गाउन और शाल से शिखा को ढक दिया और वापस गेस्ट हाउस आ गया। उस रोज शिखा न ही फूल लेकर आई और ना ही लंच लेकर आई। नितिन ने जैसे तैसे अपना काम चलाया।
रात को 9 बजे के लगभग शिखा एक हाथ में टिफिन और दूसरे हाथ में नितिन का गाउन और शॉल लेकर आई। नितिन के बिना पूछे ही कहने लगी, रात कमरे में मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए बाहर आकर बरामदे में सो गई थी। मैंने पूछा तुमसे क्यों सफाई दे रही हो? क्या तुम मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ समझती हो? पिछले रविवार मैंने बिल्कुल साफ देखा था कैसे तुम्हारी माँ और भाई मिलकर तुम्हें निर्दयता से मार रहे थे। क्या सच्चाई है? अगर तुम न बताना चाहो तो मैं तुम पर कोई जल्द दबाव थोड़ी डाल रहा हूँ। सहती रहो अत्याचार। साहब, हमने जिंदगी से शिकायत करनी छोड़ दी है और अपने आप को हालात के भरोसे कर दिया। परेशानियों से ऐसे घबराते नहीं हैं, उनका डटकर मुकाबला करते हैं। शांत होकर बताओ क्या हुआ था उस दिन? क्यों तुम्हारे साथ वह लोग अमानुषिक व्यवहार कर रहे थे? साहब, उस रोज हम लेटे हुए थे, राजू आकर हमें छूने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको 2 चांटे मार दिए। बस इसी बात पर पहले माँ ने मुझे बहुत मारा, मारते मारते चौक में ले आई। जब उसके हाथ थक गए तो मेरे हाथ पीछे मरोड़ दिए और राजू से बोली, इस डैन के गाल पर तब तक चांटे मारता रहे जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए। कल भी राजू ऐसा ही करना चाह रहा था। हमने उसको धक्का दे दिया तो फिर दोनों ने हमें बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। शिखा की दास्तान सुनकर नितिन को चक्कर आने लगा। शिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? सोच भी कैसे सकती है? और एक भाई अपनी बहन को छुए? साहब, दरअसल बात यह है, वह मेरी माँ है ही नहीं। मेरी माँ तो देवी जैसी थी। उनके मरने के बाद बापू ने दूसरी शादी कर ली। राजू को वह दहेज में लाई है। राजू उनके पहले पति का बेटा है, मेरा सगा भाई नहीं है वो। लेकिन तुम्हारे पापा क्यों नहीं बोलते? शुरू में एक बार बोले थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद हमने माँ की नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगा ली थी। बस इतनी सी बात पर उन्होंने मुझे 2 चांटे मार दिए। बापू ने माँ को रोका तो उसने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। माँ उन्हें भी खरी खोटी सुनाने लगी। साहब, हमें ठीक से याद है, उस समय हम 10 वर्ष के होंगे करीब। बापू के काम पर जाने के बाद माँ ने हमें गाली देकर बुलाया और हमारी अच्छे से पिटाई करी और बोली, खबरदार, जो आज के बाद किसी से मेरी शिकायत की तुझे जिंदा गाड़ दूंगी। इसके बाद हम माँ से बहुत डरने लगे और दिन ब दिन उनके अत्याचार बढ़ते चले गए। लेकिन चाहे ये लोग हमें जान से मार दें, हम अपने शरीर को किसी को छूने नहीं देंगे। शिखा, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा भी कल होंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया? साहब, शराब बापू की मजबूरी है। जब वे शराब पी लेते हैं ना, उन्हें कुछ सुध नहीं रहती। पिछले रविवार को भी उनकी तबीयत खराब नहीं थी, वे तो शराब पीकर बेसुध पड़े हुए थे। अच्छा, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा और उन्हें समझाऊंगा। अगर फिर भी नहीं माने तो इन माँ बेटे के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। समझ क्या रखा है इन लोगों ने? यह जुल्म करते रहेंगे और तुम चुपचाप बर्दाश्त करती रहोगी। अब जाओ, मुंह हाथ धोकर घर जाओ और बिल्कुल मत घबराना, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा गजब बिल्कुल मत करिएगा। माँ हमें छोड़ेगी नहीं, जिंदा जला देगी। एक बार पहले भी वो ऐसा प्रयास कर चुकी हैं। वैसे भी आज घर पर कोई नहीं है, लोग किसी शादी में गए हैं। बस आपसे एक विनती है, प्रयोगशाला में चलकर मुझे मेरी माँ से एक बार बात करा दीजिए। क्या कह रही हो? प्रयोगशाला में तुम्हारी माँ है? मैं सही कह रही हूँ साहब। ममता मैम बचपन में मुझे टेलीस्कोप से माँ के दर्शन कराती थी। कहती थी, तुम्हारी माँ ध्रुव तारे के बिल्कुल पास है। उस समय मैं 11 साल की थी और सच में उस तारे में हमें अपनी माँ नजर आती थी। मैं बहुत खुश होती थी। आज हमें उसकी बहुत याद आ रही है। फिर मेरा बच्चा बनने का दिल कर रहा है। झूठ ही सही, जैसे बचपन में मैं उनसे बात करती थी, आज फिर ऐसे ही करना चाहती हूँ मैं। अच्छा ठीक है शिखा, मैं प्रयोगशाला खोलता हूँ, इतने तुम मुंह हाथ धो लो, आंसुओं से तुम्हारा चेहरा बहुत खराब हो गया है। देखो, मैंने ध्रुव तारे पर फोकस कर दिया है, देखो अपनी माँ को। हाँ, यह हमें दिख रही है। माँ, ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुम्हारी बहुत याद आती है। नई माँ हमें बहुत मारती है, बहुत जुल्म करती है हमारे ऊपर।
मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं तुम्हारी अच्छी बच्ची हूँ। आज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज माँ। यह कहकर शिखा हिचकियां लेकर रोने लगी। वह बहुत देर तक अंतरिक्ष में अपनी माँ को निहारती रही, उससे बातें करती रही, अपना दुख सुनाती रही। गढ़वाली में एक लोरी जो अक्सर माँ उसे सुनाती थी, उसे गाने लगी। शिखा इतना तल्लीन होकर गा रही थी और इतनी मधुर आवाज में गा रही थी कि नितिन मंत्रमुग्ध हो गया और उसने लोरी को रिकॉर्ड कर लिया। नितिन ने कहा, बहुत अच्छा गाती हो तुम। साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर हमारी माँ का गाना आप सुनते ना, तो आप सुनते ही रह जाते। माँ की आवाज में शहद जैसी मिठास थी। इस गाने का अर्थ तुम्हें मालूम है क्या? थोड़ा थोड़ा मालूम है साहब। इसमें एक माँ अपनी बच्ची को सुला रही है और उससे कह रही है, मेरी बिटिया तू बिल्कुल परियों जैसी है, देख फूल पत्ते वृक्ष डालियां सब सोती हैं, तू भी सो जा, उन सपनों में खो जा जो कल तेरे अपने होंगे, मैं रहूं ना रहूं पर तुझसे मिलने आऊंगी, तू गम ना करना मेरे बिछड़ने का, मैं नया रूप धर आऊंगी, आकर तुझे सुलाऊंगी, एक नया गीत मैं गाऊंगी। शिखा, गीत तुमने बहुत मीठा गाया और इसके बोल भी बहुत अच्छे हैं। उस रोज नितिन ठीक से सो नहीं पाया। रात भर शिखा की करुणा से भरी दास्तान उसके जहन में घूमती रही। उसने निश्चय किया कि कैसे भी हो शिखा के जीवन में खुशियां लानी ही होंगी। सुबह उठकर नितिन ने अपने परम मित्र विमल को फोन लगाया। उसे बताया, यहाँ एक राजू नाम का लड़का है, बहुत तंग कर रहा है, क्या करूं उसका? अरे इसमें क्या परेशानी है, कंबल ठोक पिटाई कर उस साले की। याद है ना तुझे दिल्ली में कैसे हमने नारंग की ठुकाई की थी? अब तो तू लेकिन साहब बन गया है। तू अगर कहे तो मैं आ जाऊं 1-2 दिन के लिए, नितिन ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल ठीक इलाज बताया तूने, तू अभी रहने दे, पहले यह इलाज मैं करके देख लेता हूँ, फिर अगर तेरी जरूरत पड़ी तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई मुझे देख ना ले। राजू तो अभी मात्र 15 से 16 साल का लड़का है, मुझे लगता है इस काम में मुझे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नितिन को मालूम था कि राजू रोज शाम को आवारागर्दी करके दिन छिपे लौटता है। एक दिन नितिन एक कंबल लेकर पेड़ के पीछे छुप गया। रात होते ही पहाड़ी पर सन्नाटा छा जाता है। नितिन ने भी अपने आप को आश्वस्त कर लिया था कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जैसे ही राजू वहां से गुजरा, नितिन ने उसको कंबल से ढक दिया और लाठी से जमकर उसकी ठुकाई की। साले घर की बहू बेटियों पर गलत नजर रखता है। ले और ले। राजू माफी मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और नितिन उसकी जमकर तुड़ाई करता रहा। नितिन ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि लाठी उसके मुंह या सिर पर ना लगे। जब राजू गिर गया तो नितिन आराम से कंबल लेकर कार्यालय की ओर चला गया। रात को लगभग 10 बजे नितिन ने कॉल बेल की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसका दिल धड़कने लगा। क्या बात है? शिखा बाहर खड़ी थी। इतनी रात को आप लोग? तभी उसकी नजर एक कुर्सी पर पड़ी जिस पर राजू निढाल सा पड़ा हुआ था। साहब, पहले तो किसी ने इसकी पिटाई करी, फिर आते समय वह खड्डे में गिर गया, उसको बहुत चोट आई है, घिसटता हुआ घर तक आया है। बापू पास के गांव अपने भाई से मिलने गए हुए हैं, प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए, गाड़ी से इसे कहीं नैनीताल हॉस्पिटल में ले चलिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब। नितिन ने पूछा, गाड़ी की चाबी लाई हो? हाँ साहब, ये लीजिए चाबी। नितिन उन लोगों को नैनीताल के एक नर्सिंग होम में ले गया। वहां डॉक्टर ने राजू का मुआयना करने के बाद बताया, इसकी दोनों टांगों और हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर हैं। यह 5-6 महीने से पहले चलने के लायक नहीं रहेगा। आप लोग काउंटर पर फीस जमा करा दीजिए, आज की रात इसे यहीं रुकना पड़ेगा। नितिन को यह सुनकर काफी हर्ष हुआ। नितिन ने राजू की माँ से कहा, अब आप देख क्या रही हैं, जाइए काउंटर पर फीस जमा करा दीजिए। नितिन ने माँ के जाने के बाद शिखा से कहा, तुम बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत बोलना। थोड़ी देर में माँ दौड़ती हुई आई और बोली,
यह लोग तो 25,000 मांग रहे हैं, मेरे पास तो कुल 10,000 हैं, अब कैसे होगा? शिखा ने माँ से कहा। साहब से बात करके देखो माँ। माँ ने नितिन से दोनों हाथ जोड़कर कहा, साहब आप हमारी मदद कर दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी आभारी रहूंगी। हम कैसे भी जोड़कर आपका कर्ज अदा कर देंगे। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? घर जाइए, फीस के पैसे लेकर आइए और काउंटर पर जमा करा दीजिए। अरे साहब घर पर इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से दूंगी इतनी बड़ी रकम? आप हमारी सहायता कर दीजिए ना। अरे कमाल बात कर रही हैं आप। मान ना मान, तू मेरा मेहमान, आप मेरी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड हैं, क्या हैं जो मैं आपकी मदद कर दूं? आपका लाडला बेटा है, कहीं से भी लाइए, पर पैसों का इंतजाम तो आपको ही करना होगा। मैं अपनी नींद खराब करके 15 किलोमीटर सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करके आप लोग को यहाँ ले आया, क्या यह काफ़ी नहीं है? नितिन ने थोड़ा रूखे स्वर में बात की। दरअसल वह राजू की माँ को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहता था। उसी समय एक हॉस्पिटल का कर्मचारी आया और बोला, या तो आप लोग जल्दी से फीस जमा कराइए, नहीं तो अपने मरीज को लेकर जाइए, बेकार में एक बेड घेरे पड़ा है। साहब कुछ करिए ना, हम तो आपकी प्रजा हैं, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मेरा बेटा दर्द से तड़प रहा है, सहायता करो हमारी साहब। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंगला। शिखा के जीवन में नितिन के आने से पहले न उमंग थी न ही खुशियाँ। जीना है यह सोचकर जी रही थी। अपनी सौतेली माँ और भाई के अत्याचारों को सह रही थी। नितिन ने शिखा के जीवन को एक नया आयाम और उम्मीद दी। शिखा को पहली बार लगा जीने के मायने क्या होते हैं और जिया कैसे जाता है। लेकिन सौतेली माँ की कुटिल चालें और भाई का जंगलीपन आगे शिखा के जीवन में क्या मोड़ लाएगा और नितिन का प्रत्युत्तर कैसा होगा, यह जानने के लिए सुनिए उम्मीद का अगला पार्ट।